वरहंताडं नमो सिद्धाडं नमो वायर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोवे सव्यसाब्दं मोक्षमार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। तत्वार्थ सूत्र के इस 5वें अध्याय के अंतर्गत हम बंधन का स्वरूप समझ रहे थे कि उद्गलों में आपस में बंधन कैसे होता है। सूत्र 33, 34, 35, 36, 37 ये 5 सूत्रों का एक तरह से समूह है जिसमें उद्गलों में आपस की बंधन की प्रक्रिया को बताया है। जिसमें 33वां सूत्र है स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा, कि उद्गलों में स्निग्धता और रुक्षता के कारण से बंध होता है। यानी पुद्गल में बहुत गुण है लेकिन वो सभी गुणों के कारण बंध नहीं होता, बल्कि उसमें स्पर्श गुण की जो स्निग्धता अथवा रुक्षता रूप पर्याय है उससे बंध होता है। और उसके बाद अगला सूत्र आया न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंधन नहीं होता। जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंधन नहीं होता मतलब क्या है? यहाँ गुण से मतलब है स्निग्धता अथवा रुक्षता, चिकनाहट अथवा रूखापन। इसका जो शक्ति का जो जघन्य अंश है, सबसे कम अंश है, उसे गुण कहते हैं, है ना। तो वो गुण, उससे थोड़ी एक और शक्ति बढ़ी 1 पॉइंट तो 2 गुण, 1 पॉइंट और बढ़ी तो 3 गुण, ऐसे करके फिर अनंत गुण तक हो सकते हैं। तो सबसे कम उसे गुण कहते हैं। और यदि एक ही गुण है तो उसी को कहते हैं जघन्य गुण। तो उसका बंधन नहीं होता। बस यहाँ तक हमारी कल बात चली थी कि यदि भाई बंधन होने के लिए कम से कम 2 वस्तुएं तो जरूरी है, तो कम से कम 2 पुद्गल तो चाहिए ही चाहिए बंधन के लिए। तो 2 परमाणुओं का बंधन होगा तो यदि दोनों में एक एक गुण हुआ, केवल जघन्य जिसे कहते हैं जघन्य गुण, तो बंधन होगा ही नहीं। लेकिन एक परमाणु है उसमें यदि जघन्य गुण है तो भी उसका दूसरे से नहीं होगा। यानी किसी भी कीमत पे बंधन यदि होगा तो कोई भी पार्टी जघन्य गुण वाली नहीं होगी, एक गुण वाली नहीं होगी, है ना। बस ये इस सूत्र में बताया है। और यहाँ गुण का अर्थ कल मैंने आपको बताया था कि गुण का अर्थ मतलब शक्ति का सबसे छोटा भाग, स्निग्धता और रुक्षता का सबसे अविभागी हिस्सा, है ना, जिसका कोई भाग ना हो सके, सबसे छोटा भाग, है ना। और उदाहरण तो कई दिए थे स्निग्धता के लिए, रुक्षता के लिए, है ना। और बड़ा सरल सा उदाहरण तो ये है जैसे रुपए पैसे हैं, करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, है ना। अब उसकी तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन सबसे कम कितना है? तो आजकल 1 रुपया सबसे छोटी यूनिट है। कुछ समय पहले 8 आना, 4 आना ये भी यूनिट थी। और पहले जाएं तो मैं जब छोटा था तो 5 पैसे भी चलता था, वो यूनिट थी। और मेरे मतलब आप लोग मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्र के हैं तो कभी 1 आना भी चलता होगा, चलता होगा कि नहीं? 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे। हाँ हाँ हाँ, दमरी, है ना। ये तो मैंने देखे। हाँ हाँ, तो वो बहुत यूनिट। तो ऐसे ही जैसे चलो आज के हिसाब से लें तो सबसे छोटी यूनिट 1 रुपया है। अब 1 रुपये से नीचे कुछ नहीं है। तो ऐसे ही स्निग्धता और रुक्षता के अंश यानी उसकी शक्ति कम करते जाओ तो समझ लो जैसे 1 रुपया है तो सबसे जघन्य वो रुपए की सबसे कम यूनिट है ना। तो उसी को कहते हैं गुण। फिर एक और गुण मिला दो तो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ऐसे कितने ही हो जाए। तो जघन्य शक्ति का अंश वो 1 गुण, और फिर उसमें कितने जुड़ते जाए फिर उसका कोई, फिर तो अनंत तक हो सकते हैं, ठीक है। तो जब कहा जाए जघन्य गुण तो जघन्य मतलब 1 गुण, क्योंकि 1 से नीचे अब कोई अंश नहीं है,
ठीक है, तो अब तो बात काफी स्पष्ट हुई होगी। तो इस तरह से स्निग्धता अथवा रुक्षता दोनों में यदि जघन्य गुण हो, यानी एक एक ही गुण हो, तब उसमें बंधन नहीं होता। ये बात इस सूत्र में बताई है। ठीक है, तो ये कौन कौन से द्रव्य में माना जाएगा? केवल पुद्गल में। धर्म धर्म पुद्गल। आकाश काल में तो स्पर्श गुण होता ही नहीं, और पुद्गल में जीव? होता है। पुद्गल और पुद्गल की बात चल रही है अभी, जीव और पुद्गल की बात नहीं चल रही, केवल पुद्गल और पुद्गल की है ना। चलिए, अब इसके बाद अगला सूत्र है 35वां सूत्र। और कौन सी स्थिति होती है कि जिसमें बंध नहीं होता? ये तो जघन्य गुण वालों का बंधन नहीं होता। और कोई भी स्थिति है क्या जिसको हम कह सके कि इनमें भी बंध नहीं होता? तो आगे सूत्र है 35वां, गुण साम्य सदृशानाम। जो गुणों की समानता होने पर, गुणों की समानता होने पर, गुण साम्य, गुणों की समानता होने पर सदृशानाम, सदृश्यों का बंध नहीं होता। क्या मतलब? पहले सदृश समझे क्या होता है। जैसे एक परमाणु है स्निग्ध वाला और दूसरा परमाणु स्निग्ध वाला है, तो ये सदृश्य है, मतलब एक जैसे है, समान है। ये रुक्ष है और ये रुक्ष है, तो ये दोनों समान है। ठीक है, तो ये तो हो गया सदृश्य का अर्थ। अब गुण साम्य, यानी मान लीजिए दो परमाणु हैं, तो उनमें यदि जघन्य गुण है तो बंध होगा ही नहीं। उनमें से एक में भी कोई एक गुण वाला है, जघन्य गुण वाला है, तो बंध होगा ही नहीं। लेकिन यदि इन दोनों परमाणुओं में समान गुण है, समान गुण है, तो भी बंधन नहीं होगा। कैसे समान गुण है? जघन्य गुण में तो होता ही नहीं, तो जघन्य गुण को तो अब अलग कर दो। अब जघन्य से ऊपर क्या बचता है? 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, 9 गुण, 10 गुण, संख्यात, असंख्यात, अनंत गुण। अब दोनों समान हैं, यदि बिल्कुल समान, यानी एक परमाणु इसमें 2 गुण है और एक परमाणु इसमें 2 गुण है, तो बंधन नहीं होगा। विदृश्य में तो होगा ही नहीं, यानी यहाँ 2 स्निग्ध के हैं, यहाँ 2 रुक्ष के हैं, तो बंध होगा ही नहीं। लेकिन समान भी है, 2 स्निग्ध के और यहाँ भी 2 स्निग्ध के, तो ऐसे गुणों की समानता वाले पुद्गलों में बंधन नहीं होता। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो भी बंधन नहीं होगा। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो भी बंधन नहीं होगा। इसमें असंख्यात है और इसमें भी वही असंख्यात है, तो भी बंध नहीं होगा। इसमें अनंत गुण है, इसमें अनंत गुण है, बिल्कुल वैसे ही के वैसे, तो भी बंध नहीं होगा। यानी समान गुण वाले, है ना, का बंध नहीं होता। जघन्य का भी नहीं होता और समान वालों का भी बंध नहीं होता, है ना। देखो, लोक में तो कहते हैं कि भाई रिश्ता बराबरी वालों के साथ होना चाहिए, लेकिन स्कंदों में बराबरी वालों के साथ रिश्ता नहीं होता, है ना। जघन्य वालों का भी नहीं होता और समान समान गुण हो तो भी नहीं होता। ठीक है, यदि अपन गुण को रुपए की भाषा में बात करें, तो एक परमाणु के पास 10 रुपए है और दूसरे परमाणु के पास 10 रुपए है, तो इनमें बंध नहीं होगा। है ना, शक्ति के 10 अंश यानी 10 गुण, है ना। समान विसमान में तो होता ही नहीं, समान वालों में भी नहीं होगा, मतलब स्निग्ध स्निग्ध वालों में भी नहीं होगा और रुक्ष रुक्ष वालों में भी नहीं होगा, भले ही समान हो, है ना। तो ये बात इस सूत्र में कही है कि समान गुण वालों के परमाणुओं के समान जाति में बंध नहीं होता। तो क्या असमान जाति में होता है? नहीं, असमान जाति में तो होता ही नहीं है, समान में भी नहीं होता। यानी समान गुण वालों में किसी भी तरह से संभावना का आचार्य ने यहाँ मना कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी 2 परमाणुओं में बंध होगा और दोनों में इसमें समान शक्ति के स्निग्ध अंश और इसमें स्निग्ध के समान अंश, बंधन नहीं होगा। इसमें रुक्ष के समान अंश, इसमें रुक्ष के समान अंश, तो भी बंधन नहीं होगा। और इसमें स्निग्ध और रुक्ष के दोनों में समान अंश, तो भी बंध नहीं होगा। ठीक है, इतना यहां तक समझ में आ गया आपको? यदि आ गया हो तो बता दीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं आगे के सूत्र में। चलिए जी, हाँ हाँ पूछिए। मतलब क्या, जैसे मतलब बताइए, जैसे क्या चीज, क्या मतलब, ये समझ नहीं आया क्या।
कोई भी परमाणु, अब देखो परमाणु इतना सूक्ष्म होता है तो हम उदाहरण तो दे नहीं सकते, है ना। उदाहरण को आप ऐसे समझ लो जैसे मैंने बताया कि जैसे कहते हैं ना समान रिश्ते वालों में बंद हो, मतलब रिश्ता होना चाहिए। यहाँ उल्टा है, कहते हैं मान लीजिए एक यहाँ क्या है, जितनी ये चीजें हैं दिखाई दे रही आंखों से, ये सब स्कंद हैं, ये सब परमाणु इकट्ठे होकर ये स्कंद बने हुए हैं, ठीक है। तो इस स्कंद के पीछे क्या साइंस है आचार्य वो बता रहे हैं कि अभी इनमें बंद किन परमाणुओं में होता है वो तो अभी आगे बताएंगे, लेकिन अभी किन में नहीं होता है वो बताते हैं। कि सबसे पहले तो आचार्य ने ये बताया कि ये जो इतने परमाणु मिलकर बंद स्कंद हो जाते हैं ये क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इन परमाणुओं में यानी पुद्गल द्रव्यों में स्पर्श नाम का गुण है, और स्पर्श गुण की दो पर्याय होती हैं, वैसे तो ज्यादा होती हैं लेकिन अभी यहां मतलब है स्निग्ध और रुक्ष, चिकनापन और रूखापन। तो दो परमाणुओं में जो बंधन होता है वो इनमें रूखेपन और चिकनेपन की वजह से होता है, यानी इनमें जो गठबंधन होता है इस गठबंधन का कारण इनके अंदर पाए जाने वाला चिकनाहट और रुक्षता का गुण है, ठीक है। तो इनमें बंधन इस वजह से होता है। अगला प्रश्न, किस स्थिति में होता है, तो किस स्थिति में होता है वो तो अभी और आगे बताएंगे, अभी ये बता रहे हैं कि किन किन में बंद नहीं होता। तो कहते हैं यदि एक परमाणु यदि कोई जघन्य गुण वाला है, यानी उसमें शक्ति का सबसे एक ही हिस्सा है, एक गुण है जघन्य गुण, तो उसका बंधन नहीं होगा। और किस स्थिति में बंधन नहीं होता, कि बोले दो परमाणु हैं इनमें समान गुण है तो भी इनका स्कंद नहीं बनेगा, बंधन नहीं होगा। तो इतनी बात आई है अब तक, ठीक है। अब आगे समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सूत्र आचार्य कहते हैं कि यदि इनमें नहीं होता है तो फिर ये बताइए कि किन में होता है। चलो ये तो नास्ति से आ गया कि आखिर बंधन होता किस स्थिति में है। ये तो बराबर है कि जब भी होगा तो उसमें स्निग्धता और रुक्षता की वजह से होगा, लेकिन होता किस स्थिति में है। अभी तक हमने किस स्थिति में नहीं होता है वो पढ़ा है, अब दो परमाणुओं में बंधन होता किस स्थिति में है उसके लिए आचार्य अगला सूत्र बताते हैं। 36वां सूत्र देखिए, इसमें आचार्य लिखते हैं द्वैधिकादि गुणानाम तु, एक बार सूत्र बोलिए, द्वैधिकादि गुणानाम तु। क्या हुआ सूत्र का अर्थ, द्वै दो अधिक, द्वै द्वि अधिक, ठीक है, दो अधिक आदि गुणानाम, दो गुण अधिक होने पर उन परमाणुओं में बंधन होता है। क्या होने में, दो अधिक। अब प्रश्न, ये दो अधिक क्या चक्कर है। तो केवल इस स्थिति को समझ लो तो नेगेटिव वाली चीजें तो सब समझ में आ जाएगी, किस किस में नहीं होता। जघन्य में नहीं होता, लेकिन दो अधिक होने चाहिए। मान लीजिए ये एक परमाणु है, इसमें दो गुण है, स्निग्ध के या रुक्ष के किसी के भी, तो दूसरा जिससे इसका बंध होगा वो चार गुण वाला होगा, ठीक है। यदि ये 3 है तो इस 5 वाले से होगा, यदि 6 है तो 8 वाले से होगा, यदि असंख्यात है तो उससे 2 गुण ज्यादा उसमें होने चाहिए तो होगा। समझ में आया ना, ऐसा है, यानी 2 गुण वाले ज्यादा के साथ होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होगा कभी कि इसमें तो है 10 गुण और उसमें 20 गुण, तो नहीं होगा। यानी दो परमाणुओं की कुंडली आपस में तब मिलती है जब उसमें 2 गुण का डिफरेंस हो। इसमें 2 है तो उसमें 4 है ना, यदि इसमें 2 है तो इसमें 4 है, 2 का फर्क होना चाहिए तब वो बंधन होगा, है ना। ये बात इसमें बताई है। यानी आप कुंडली की भाषा जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कुंडली का उदाहरण दिया। कुंडली मिलाते हैं ना अपने मनुष्यों में कि इतने गुण मिल रहे हैं, इतने गुण मिल रहे हैं, है ना। और अपने आप तो समान गुण मिल जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं, बोले काफी गुण मिल रहे हैं बोले। लेकिन आपको पता है कुंडली के हिसाब से भी बड़ा डेंजरस है। राम और कहते हैं ऐसा लोक में, राम और, मैंने पढ़ा नहीं, राम और सीता के 36 गुण मिलते थे,
ये जी ज्यादा मिलते हैं ना, वो भी खतरनाक ही होते हैं। हाँ 36 गुण मिलते हैं। नहीं खतरनाक का नहीं को, हमारे 33.5 मिलते हैं। लेकिन सब ठीक है मामला। तो राम सीता के 36 गुण मिलते थे कहते हैं। तो मैं सुना सुना बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, जो लोक में चलता है, नहीं तो कोई प्रमाण पूछने लगे। बोले उनके 36 गुण मिलते थे और बिल्कुल असफल दाम्पत्य रहा उनका। उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल असफल रहा। विवाह हुआ, वनवास चले गए, वनवास गए, किडनैपिंग हो गई, उससे लौट के आए तो अपवाद जुड़ गया तो छोड़ दिया, जंगल चले गए, जंगल से जैसे तैसे लौट के आए, जंगल में बोलो गर्भवती सीता, जैसे तैसे लौट के आए तो अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा के बाद भी सब हो गया, लेकिन रास्ता नहीं निकला और वो उन्होंने पृथ्वी मती माता जी में समा गई, है ना। असफल। खैर, तो गुण यही, तो गुण साम्य में तो बंधन होता ही नहीं। पुद्गलों में यदि दो बराबर गुण हो तो बंधन होता ही नहीं। बोले कुछ फर्क तो होना चाहिए। कितने का? कम से कम और अधिक से अधिक। बोले ये गणित नहीं है, कम से कम हो चाहे अधिक से अधिक, दो से अधिक वाले के साथ बंधन होता है। यहाँ यदि दो गुण रुक्ष है, परमाणु है, रुक्ष वाला है, तो उसे बंधन होने के लिए 4 गुण वाला रुक्ष चाहिए अथवा 4 गुण वाला स्निग्ध चाहिए। उससे ज्यादा वाला है ना, तो उसका उसके साथ बंधन हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 गुण अधिक वाले के साथ बंधन होता है। ठीक है भाई साहब जी, ये जो बंधन होगा ये रुक्ष का रुक्ष के साथ भी हो जाएगा, 2 अधिक वाले के? किसी से भी हो जाएगा। इस रुक्ष का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ। स्निग्ध के साथ, ठीक हाँ, है। ठीक है। बस 2 अधिक होना चाहिए। 2 अधिक होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। ऐसा जैसे हमारे यहाँ विवाह की उम्र है ना, लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल, तो इसमें 3 साल का अंतर तो रखा गया यदि जघन्य जघन्य है। यहाँ 2 साल का अंतर है, मतलब 2 का अंतर है। एक परमाणु में 2 गुण अधिक अथवा 2 गुण कम होने चाहिए, है ना। और जघन्य यदि है तो होना ही नहीं है, एक है तो होना ही नहीं है। यदि ऐसी स्थिति हो कि एक गुण, एक परमाणु में तो है 1 गुण और दूसरे परमाणु में है 3 गुण, तो 2 अधिक है ना, तो बंधन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक जघन्य है ना, एक पार्टी जघन्य है ना, इसलिए उनमें बंधन नहीं होगा। ठीक है। तो मेरी समझ से अब बात काफी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूं और आप उसमें से टिक मारना कि वो सही है कि गलत है। यदि सही है तो आप ऐसे अंगूठे दिखाना, या फिर आप अनम्यूट कर लेना, आप बता देना। और यदि गलत है तो बता देना, अंगूठा मत दिखाना, अच्छा नहीं लगेगा अंगूठा दिखाते हुए, है ना। तो आप मुंह से ही बोल देना, है ना। वो तो वक्ता है ना, 2 इंद्रिय होते ही वक्ता हो गए थे। चलिए, तो चलो कई कंडीशन में बताता हूं, आप बताना बंद होगा कि नहीं होगा। एक कंडीशन ये है, पहली कंडीशन, एक स्निग्ध का परमाणु है जिसमें 1 गुण है, दूसरे में स्निग्ध का परमाणु है जिसमें 1 गुण है, बंधन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जघन्य है ना उसमें। बहुत अच्छा। अगला, एक स्निग्ध का गुण है और दूसरे परमाणु में 1 रुक्ष का है, बंधन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अगली स्थिति, यहाँ इस परमाणु में 2 स्निग्ध के गुण हैं और यहाँ स्निग्ध के 4 गुण हैं, बंधन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। 2 अधिक है ना उसमें जी। यहाँ 2 स्निग्ध के गुण हैं, यहाँ रुक्ष के 4 गुण हैं, बंधन होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अगला, यहाँ स्निग्ध के 3 गुण हैं और यहाँ रुक्ष का 1 गुण है, बंधन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा जी। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जघन्य है ना एक में। अगला, यहाँ स्निग्ध के असंख्यात हैं गुण हैं और यहाँ स्निग्ध के अनंत गुण हैं, बंधन होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, बंधन होगा। हो जाएगा। होगा। 2 अधिक नहीं है ना, अनंत का है। 2 अधिक अनंत है ना जी। नहीं होगा। अगला, यहाँ रुक्ष के अनंत हैं
और यहाँ स्निग्ध के असंख्यात है, बंधन नहीं होगा? होगा, वो भी नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, कि आप अगला, यहाँ स्निग्ध के असंख्यात है और यहाँ स्निग्ध के असंख्यात है, बंधन नहीं होगा होगा, कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। एक से हो गए ना दोनों। सारी बातें हाँ, बराबर दोनों एक दूसरे बराबर को- में आ गए ना, ये तो समान गुण हो गया ना। अब यहाँ थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट है, फाइंड करके समान क्योंकि असंख्यात असंख्यात प्रकार का है ना? जो असंख्यात यहाँ है वही असंख्यात यहाँ है, तो नहीं तो बंधन नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन यहाँ दो अधिक वाला असंख्यात है तो होगा, बंधन। तब होगा, होगा। पीछे डलवाया तो इस तरह से ये बात अब एक लगभग स्पष्ट हो गई आपको। पॉइंट किया जा रहा है। बढ़े आगे की सूत्र तरफ बढ़े, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला सूत्र है 37वां। अब होता क्या है दरअसल कि जब भी कोई बंधन होता है तो बंधन होने के बाद कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अभी दो अलग अलग थे, अब दोनों मिलकर बंध गए, तो बंधने के बाद कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, उसमें पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। तो फर्क कौन निर्धारित करेगा, है ना? फर्क कौन निर्धारित करेगा? आपने देखा होगा ये जो हमारे कपड़े होते हैं, मान लीजिए कोई चेक का कपड़ा है, सूट शर्ट जो भी आप पहनते हैं, उसमें कुछ नीली लाइन है या कुछ लाल है और कुछ सफेद है, कुछ लाल है और कुछ सफेद है, ठीक है? यद्यपि वो अलग अलग हैं ताने बाने, लेकिन आप दूर से देखेंगे, दूर से, तो वो शर्ट कौन से रंग की नजर आएगी? लाल। देखो सरला जी ने एकदम कहा छूटते ही लाल। क्यों नजर आएगी? उसमें तो सफेद भी है। सात कलर हो गया ना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। कलर जाता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं उसे? वेव लेंथ बोलते हैं। तो डायनेसिटी ऐसे कुछ शब्द हैं भौतिक में। तरंग दैर्ध्य, क्या चीज? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, तरंग दैर्ध्य, तरंग के वैधर्य, ठीक है। वेव लेंथ की रेड रंग, जो लाल रंग होता है, उसकी वेव लेंथ व्हाइट से ज्यादा होती है, तो लाल व्हाइट को खा जाता है। समझ में आया ना? आपने देखा होगा पहाड़ देखेंगे तो दूर से हरे हरे दिखाई देंगे, जैसे प्लेन हो बिल्कुल, तो बीच में और कुछ नहीं होता, सब होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, है ना? अरे हमारे आप में तक होता है। आप देखना, जैसे किसी के चेहरे पे दाग आग हो, झुर्रियां हो, तो दूर से दिखाई नहीं देगी, दूर से सब सब साफ दिखाई देगा, और जो जो नजदीक आएंगे तो फिर वो भेद विज्ञान होता जाता है ना? काले और सफेद चेक की शर्ट हो तो दूर से काला कलर दिखाई देगा, व्हाइट गायब हो जाएगा। ये तो मैंने एक छोटा सा दृष्टांत दिया। ऐसे ही दो परमाणुओं में जब बंध होता है तो किसका वर्चस्व होता है? भाई समान में तो होता नहीं, क्योंकि समान में तो झगड़ा हो जाएगा, किसका वर्चस्व? अच्छा है समान में बंद नहीं होता, है ना? दो बराबर के पहलवान हो तो डिसीजन ही नहीं हो पाता, है ना कहीं तो एक पावरफुल और एक कमजोर अंत होता है, तभी निर्णय निकलता है। तो दो अधिक वाला तो क्या होता है, इसमें क्या स्थिति बनती है, वो इस सूत्र में आचार्य बताते हैं। देखिए 37वां सूत्र, बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। सूत्र है बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? कि बंध में जो अधिक गुण वाला है, बंध में जो अधिक गुण वाला है, तो पारिणामिकौ, वो कम गुण वाले को परिणमा देता है। क्या मतलब हुआ? यानी जैसे एक स्निग्ध था, उसमें 2 गुण थे, और रुक्ष वाला 4 गुण था, उनमें आपस में बंध हुआ, तो रुक्ष पावरफुल था, तो वह स्निग्ध को भी रुक्ष में कन्वर्ट कर देता है, परिणमा देता है। बस ये इसमें है, जो अधिक बंध अधिक वाला होता है वह कम गुण वाले को परिणमा देता है। बस ये इस सूत्र का अर्थ है। और इसके लिए शास्त्र में ऐसा उदाहरण दिया है कि
जैसे गुड़ है, गुड़, ठीक है, गुड़ तो आप जानते हैं ना, है? तो मेरठ वालों से ज्यादा कौन जानता होगा, ये तो चीनी का इलाका है ना पूरा, गन्ने का इलाका है पूरा, यहाँ तो गुड़, शक्कर, है ना, खांड और चीनी, है ना। हम जहाँ खतौली, हमारी जहाँ जिस कॉलेज में मैं हूँ, वह खतौली में एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, ऐसा मान्यता है कि एशिया की वो सबसे बड़ी है ना। कहने का सही है, तो एरिया है, तो हमारे यहाँ के तो गुड़ खूब जानते हैं और बाकी लोग जानते ही हैं। तो जैसे गुड़ होता है, आपने देखा होगा कई जगह बिल्कुल खुले में गुड़ बिकता है, आमतौर पे खुले में बिकता है गुड़, है ना, बाजार के बीचों बीच रखा है, क्योंकि वो कोई ऐसी बहुत शोरूम में जैसी रखने की चीज तो है नहीं, कोई बहुत संभाल के। तो वो जो गुड़ रखा हुआ है, अब सड़क की धूल उड़ के उस गुड़ पे जाके चिपक जाती है, ठीक है, और फिर हम वो गुड़ लाते हैं बढ़िया बाजार से और फिर खाते हैं। तो उमाकांत जी, धूल का स्वाद आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। कहाँ जाता है? गुड़ में समा जाता है। समा जाता है गुड़ में। तो कहते जैसे वो लाल वाला सफेद को खा गया था ना उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, ऐसे ये अधिक गुण वाला जो गुड़ है, मिठास है, वह उस कम गुण वाले धूल के कणों को खा जाता है। खा जाता है मतलब गलत मत समझना, मतलब वो उनको भी मिठास रूप में परिणमित करा देता है ना। एक गिलास दूध है, 1 लीटर दूध है, मान लो, आपने देखा होगा ये दूध वाले बहुत गड़बड़ झाला करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। यदि 1 किलो भैंस का गाढ़ा दूध है, यदि उसमें 100 ग्राम पानी मिला दिया जाए तो आपको पता चलेगा? तो पानी भी किस रूप में हो जाता है? वो दूध रूप में हो जाता है, क्योंकि दूध में स्निग्धता ज्यादा है, पानी में कम है, तो वह स्निग्ध वाला उसको खा जाता है। खा जाता है मतलब उसको अपने रूप में परिणमन करा देता है, और ये चलता ही है ना। और देखो आप, मान लीजिए दूध में थोड़ा पानी गिर जाए तो हमें टेंशन नहीं होती, लेकिन 1 गिलास पानी हो और उसमें जरा सा दूध गिर जाए, अथवा दूध वाला गिलास था, दूध तो उसमें नहीं था लेकिन नीचे जरा सा था इतना पीने, और उसमें कोई पानी भर के दे दे, तो आप पिएंगे, है ना। खैर, तो ऐसे शास्त्रों में ये गुड़ का उदाहरण शास्त्र में दिया जो मैं आपको दे रहा हूं। ये बाजार की चीजें जितनी जितनी लोग खाते हैं ना, उसमें यही फॉर्मूला लागू होता है कि बाजार की चीजों में कितने ही कुछ गिर पड़ जाए, है ना, जलेबियां रखी रहती हैं बाहर, उसमें कितना चिपक जाता होगा आप सोचो, लेकिन वो आराम से खा जाते हैं। रसगुल्ले लोग खा जाते हैं, अरे यहाँ तक कि अबजी सब्जी भी अपने यहाँ तो चलो सब धो धा के खाते हैं, लेकिन जो लोग धोते नहीं है, है ना, वो सब्जी बाजार से टमाटर और सलाद आई और सीधे खा जाते। कई लोग तो वहीं बैठ के खाने लगते हैं। अंगूर लिए, अंगूर खरीदने गए और वो अंगूर बैठी बैठे 5-7 अंगूर चखने के नाम पे खा गए। तो वो अंगूर के ऊपर जो लेयर है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही, केमिकल की अथवा धूल की, उसका टेस्ट आता है आपको? नहीं आता है। क्यों नहीं आता? वो फॉर्मूला है ना, कि अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अधिक रूप में परिणमा लेता है। समझ में आया ना? इस रूप से इन बंधन में मतलब परमाणुओं का आपस में बंधन, और ये फॉर्मूला देखना आप बहुत जगह होता है। आप देखना, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों को अपने में शामिल करने में उन्हें बहुत आसानी जाती है। जो ताकतवर लोग होते हैं ना, उन ताकतवर लोगों को अपने धर्म और अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रचार करने में बड़ी आसानी जाती है। आप देखो, किसी जमाने में अंग्रेजों का शासन पूरे विश्व में था, भारत पे भी था, तो उनकी भाषा संस्कृति इतने जल्दी लोगों पे असर करती है क्योंकि वो ताकतवर है। हिंदुस्तान का आदमी गरीब, कमजोर, आत्मविश्वास गिरा हुआ, तो उन्हें अपनी संस्कृति चलाने में आसानी नहीं, बहुत आसानी से वो अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार कर लेते हैं। आज देखो, अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी टाई है, आज भी सूट है, आज भी लोग ब्रेड खाते हैं, आज भी लोग परफ्यूम लगाते हैं। अब ये क्यों है? वो ताकतवर थे। अब मान लीजिए कोई अभिनेता है, वो जो आते ना टीवी पे अभिनेता, अब वो लोग यदि ये जो
जिनमें ये शक्कर आती है ना बाजार में, एक एक कुंटल शक्कर, ये कट्टे, इन बोरा बोरियों के पैंट शर्ट पहन के आ जाएं तो हिंदुस्तान का युवा वो भी उनके ही पहनने लगेगा। क्यों? वो जो करता है वो दूसरे लोग, छोटे लोग और कमजोर लोग उसको अपनाते हैं, मन से कमजोर है, समझ में आया ना? ऐसा है। वो वहां कितने लोगों ने सिगरेट पी, सिगरेट पीने में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन वो देखता है हीरो सिगरेट पी रहे हैं, है ना, हमारे जो आइकॉन है वो सिगरेट पी रहे हैं, कुछ तो मजा है इसमें। ऐसे ऐसे लोग बिगड़ जाते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। तो जो ताकतवर होता है, आप देखो ताकतवरों की भाषा अंग्रेजी है, तो हिंदुस्तान का इतनी बढ़िया भाषा होने के बावजूद वो हिंदी बोलने में उसे हीन भावना होती है, और अंग्रेजी बोल के वो समझता है कि मैं अंग्रेज हो गया, ताकतवर हो गया। तो ये लोक में भी इस तरह का मनोविज्ञान चलता है। जो ताकतवर होता है ना, वो ताकतवर वो जल्दी असर करता है। अब ये लोग ब्रेड रेड खाते हैं, अब ये ब्रेड किसका भोजन है? अंग्रेजों का भोजन है, समझ में आया? वो कई कई महीनों तक उनके यहाँ सूर्य नहीं निकलता, कई कई महीनों तक माइनस टेम्परेचर में रहते हैं वहां, है ना, सब जगह नहीं, जहाँ जो इलाका है ना, खाना बनता नहीं और ब्रेड रख के वही बासा बासा खाते रहते हैं। अब वो चूंकि लेकिन वो ताकतवर है। अब यहाँ हिंदुस्तान में बढ़िया साल में 6 ऋतुएं होती हैं, 365 दिन सूर्य निकलता है, 365 दिन चंद्र निकलता है, बासा खाने की जरूरत ही नहीं है। सुबह बनाओ सुबह खाओ, शाम को बनाओ शाम को खाओ, सुबह का शाम को खाने की जरूरत नहीं, शाम को सुबह खाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ताजा, सब कुछ हो। लेकिन वो हीन ग्रंथी है ना, वो ताकतवर थे, हम कमजोर थे। तो कमजोर आदमी जल्दी फॉलो करता है ताकतवर आदमी की आदतों को। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ऐसे ही होता है। अब तो ढेर लगा दूंगा उदाहरणों के आपको, लेकिन मैं केवल अपने विषय को समझाना चाहता हूं कि यहाँ बात चल रही है पुद्गल की, कि जो कम गुण वाला पुद्गल होता है उसको ज्यादा गुण वाला मतलब केवल 2 गुण अधिक वाला, वो 2 गुण अधिक वाला कम गुण वाले को अपने में परिणमित करवा लेता है। ठीक है ना? तो इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए। अपने में परिणमित करा लेता है का मतलब क्या है? 2 द्रव्य मिलके एक हो जाते हैं? नहीं, एक नहीं होते। मान लीजिए एक परमाणु था, ये रुक्ष वाला था, ये परमाणु था, ये स्निग्ध वाला था, ये 2 गुण वाला था, रुक्ष वाला 4 गुण वाला था। तो ये जब मिलेंगे तो ये 2 वाला भी रुक्ष हो जाएगा। तो रुक्ष रूप परिणमित कौन होगा? यही होगा। इसी में ही जो स्पर्श गुण है वो रुक्ष रूप परिणमित हो जाएगा। तो उसका निमित्त कौन है? ये अधिक गुण वाला दूसरा परमाणु निमित्त हो गया, और इसका स्वयं का स्पर्श गुण उपादान हो गया, क्योंकि आखिरकार परिणमित तो इसका ही गुण होगा। इसमें ही जो स्पर्श नाम का गुण था, जो कि अभी स्निग्ध रूप था, वो रुक्ष हो जाएगा। तो उपादान कारण ये है और निमित्त कारण ये है। ऐसे निमित्त और उपादान की संगति इन सब में जान लेना। ठीक है, चलिए। और एक बार समझिएगा। हाँ बताइए, प्रश्न पूछिए। और एक बार, यही तो अभी जो आपने समझाया रिक्शा और जो बंधन का जो कारण बताया आपने, हाँ, ध्यान में नहीं आया। बंधन का कारण? हाँ, बंधन का कारण स्निग्ध और रुक्ष। स्पर्श गुण आपने बताया ना? हाँ, स्पर्श गुण तो दोनों में है। आपकी आवाज बीच में बंद हो गई। नहीं आ रही क्या? नहीं, स्पर्श गुण तो दोनों में है, आपने एक का बताया, इस वास्ते पूछ रहा हूं मैं ना। दोनों देखो, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, इनमें बंध हुआ, तो इनके बंधन का कारण क्या है? तो इनके बंधन का कारण है इनमें पाई जाने वाली चिकनाहट अथवा रूखापन। और ये चिकनाहट और रूखापन कौन से गुण की पर्याय है? स्पर्श गुण की पर्याय है, ये बताया है। जैसे रस गुण की 5 पर्याय होती हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला, तीखा। जैसे गंध गुण की 2 पर्याय होती हैं, सुगंध और दुर्गंध। जैसे है ना, वर्ण की 5 पर्याय होती हैं, काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। ऐसे ही स्पर्श की पर्याय होती है, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम। ठीक है,
तो सब नहीं, सभी गुण की पर्याय बंधन का कारण नहीं है, केवल स्पर्श गुण ही बंधन का कारण है। और स्पर्श गुण भी नहीं, स्पर्श गुण की केवल रूखेपन और चिकनेपन की पर्याय के कारण ही बंधन होता है। ठीक है, और किसी कारण से बंधन नहीं होता, बस ये बात बताइए। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। तो अब यहां पर ये 37वें सूत्र तक बंधन की बात पूरी हो गई। इन 5 सूत्र में 33, 34, 35, 36, 37, इन 5 सूत्रों में बंधन की जो बात बताई है वो फिर मैं कुछ सेकंड्स में दोहरा देता हूं। इन 5 सूत्रों में आचार्य देव ने बताया कि परमाणुओं में बंधन स्पर्श, रुक्षता और स्निग्धता के कारण होता है। जघन्य गुणों में बंधन नहीं होता। ठीक है, गुणों में समानता हो तो भी बंधन नहीं होता। 2 से अधिक आदि गुण वालों के साथ बंधन होता है, और अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा देता है। ये इन 5 सूत्रों का सार मैंने आपको बताया। अब आगे सूत्र हैं, सूत्र 38, सूत्र 39, सूत्र 40, सूत्र 41, सूत्र 42। अब ये जो 5 सूत्र हैं, अब यहां से फिर थोड़ी चर्चा बदल जाएगी, है ना। अब ये चर्चा कहाँ चली जाएगी? अभी हमने जो ऊपर सूत्र पढ़े थे 29, 30, 31, 32, जिसमें बताया था सद्रव्य लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत तद्भाव अव्यक्तम नित्यम, और सूत्र अर्पिता नर्पित सिद्धि, कि सत्ता द्रव्य का लक्षण है, वह सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है, वस्तु के भाव का नाश नहीं होना यही उसकी नित्यता है, और ये सब विरुद्धता अर्पित और अनर्पित के द्वारा सिद्ध होती है। ये जो 4 सूत्रों में बात आई थी, लगभग अब उसी सीक्वेंस में अब ये बात आने वाली है ना। तो देखो 38वां सूत्र है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस ऐसा बदल गया है कि पहले पुद्गल की बात चलते चलते अचानक सद्द्रव्य की बात आ गई, और फिर पुद्गलों के बंधन की बात आ गई, अब फिर वस्तु की बात चलने लगी, है ना। तो खैर जो भी है, वे क्रम कैसे हुआ उसमें ज्यादा अपन दिमाग ना लगाएं, क्योंकि सब जगह यही क्रम है सूत्रों का। तो अब 38वां सूत्र पढ़ते हैं। अभी जो 29वें सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया था वो था सद्द्रव्य लक्षणम, सत्ता द्रव्य का लक्षण है। अब यहां उसी बात को दूसरे तरह से बताते हैं। तो 38वां सूत्र है गुण पर्यायवत द्रव्यम। क्या सूत्र है? गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य गुण पर्यायवान होता है, अथवा गुण और पर्यायों से सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये द्रव्य की परिभाषा है। सत्ता द्रव्य का लक्षण है, और ये सत्ता का लक्षण भी है और उसकी परिभाषा स्वरूप भी है ना, इस तरह से। ठीक है, तो गुण पर्यायवत द्रव्य। तो आप देखो सत्ता के संबंध में, द्रव्य के संबंध में 3 सूत्र हमने पढ़े। 29वां सूत्र था सद्द्रव्य लक्षणम, 30वां सूत्र था उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और अब ये तीसरा सूत्र आया है 38वां गुण पर्यायवत द्रव्यम। ठीक है, ये तीनों सूत्र को थोड़ा सा आप दिमाग में स्थिर कर लें। सद्द्रव्य लक्षणम यानी द्रव्य का लक्षण सत्ता है। दूसरा उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत्ता उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है। और तीसरा गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण पर्याय सहित है वह द्रव्य है। अब देखो 3 सूत्र कितने महान सूत्र हैं, और आचार्य कुंद की एक गाथा में ये तीनों सूत्र हैं। पंचास्तिकाय में गाथा नंबर 10, एक गाथा से ये तीनों सूत्र लिए हैं उमा स्वामी आचार्य ने, और वो गाथा है दब्बम संलक्षणीयम उत्पाद व्यय ध्रुवत्त संयुक्तम गुण पज्जासयम वा जमतम भंडंति सब्बन। ऐसी गाथा है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, और मैं निकालूं क्या?
देखो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। पंचास्तिकाय संग्रह गाथा नंबर 10 आपको शेयर करता हूँ, मजा आएगा गाथा देखने में, क्योंकि ये सारी चीजें जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो पता होना चाहिए कि उमा स्वामी आचार्य के पहले कुंदकुंद आचार्य को कितना ग्रहण किया है उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में अनेक स्थानों पर। और इस रूप में, क्योंकि ये सत्ता का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप, ये सारा द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप यदि इस युग में किसी ने लिखा तो आचार्य कुंद देव ने लिखा। समझ में आया ना? यानी ऐसे मैं 15 से 20 बिंदु बता सकता हूं कि जो इस युग में कुंद देव ने सर्वप्रथम लिखे। चाहे सत्ता का स्वरूप है, उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप हो, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप हो, दिगंबरत्व का स्वरूप हो, श्रवणाचार हो, श्राप का चार हो, 12 भावनाएं हो, द्रव्य भावलिंग हो, अध्यात्म हो, भेद विज्ञान हो, ऐसे कई कई बिंदु है ना। देखो मैं आपको शेयर करता हूं। शेयर हो गया आपको? दिख गई आपको 10वीं गाथा? ये पंचास्तिकाय की 10वीं गाथा है। और देखो कितनी बढ़िया गाथा है। दब्बम संलक्षणीयम उपादव्ययधुबत्त संजुत्तम गुणपज्जासयं वा जमतम भंडन्ति सवह्नु। थोड़ा एक आध शब्द गलत छपा हुआ है, जैसे संजुत्ते, ये संजुत्ते नहीं है, संजुत्तम है। एक तो आधा ता उसमें गायब है, संजुते लिखा है, तो ये बिल्कुल अशुद्ध है। उपादव्ययधुबत्त संजुत्तम ऐसा है, आधा ता इसमें नहीं है और एक ही मात्रा एक्स्ट्रा है ना। तो देखो क्या लिखा, दब्बम, दब्ब शब्द आया ना, तो मतलब ये दब्ब की बात चल रही है। दब्बम कैसा है, द्रव्य कैसा है, सल्लक्षणीयम, सत लक्षण वाला है। यहां से सूत्र कौन सा निकला, 29वां, सद्रव्य लक्षण। और वह कैसा है द्रव्य, उत्पाद व्यय ध्रुवत्त संयुक्तम, उत्पाद व्यय और द्रव्य से संयुक्त है। यहां से सूत्र कौन सा निकला, 30वां, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब दूसरी लाइन देखो, गुण पज्जासयं वा, और जो गुण पर्यायों का आश्रय है। यानी अब यहां से ये सूत्र निकला, गुण पर्यायवत द्रव्य। जम जो है, तम उसे, दब्बम द्रव्य, सब भणंती कहते हैं, कौन, सब बन्नु सर्वज्ञ उसको सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य में उन्होंने 3 चीजें ली, सत लक्षण वाला है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त है और गुण पर्याय का आश्रय है। तो यहीं से ये 3 सूत्र निकले, सद्रव्य लक्षणम, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और ये सूत्र गुण पर्यायवत द्रव्य। ठीक है, और भी कई गाथाएं हैं, इसमें ही गाथा है अभी क्या है, सत्ता शब्द पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुबत्ता सब पड़ी पक्खा हवदी एक का। मैं समझ से वो पीछे है गाथा, देखो मैं बताता हूं आपको यदि शेयर होती है। एक से एक गाथा है, एक से एक। हाँ ये है, देखो 8वीं गाथा, सत्ता शब्द पयत्था सविस्वरूपा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुबत्ता सब पड़ी बक्खा हवदी एक का। अब देखो इसमें बाकी तो विशेषण में बताऊंगा नहीं, लेकिन सत्ता के विषय में देखो लिखा, सत्ता शब्द पयत्था, सत्ता की बात, इसमें ही लिखा अनंत पज्जाया, अनंत पर्यायवान है। फिर लिखा भंगुपाद दुभत्ता है ना, उत्पाद व्यय धौप्य से सहित है। तो बाकी जो है वो तो अभी विशेषण नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो तो फिर चर्चा बदल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बात मैंने आपको क्यों बताई, इन 3 सूत्रों के पीछे क्या परंपरा है हमारी। कुंद देव ने ये सत्ता का स्वरूप लिखा और वहां से आचार्य उमा स्वामी ये सूत्र लेते हैं। और जब कुंद आचार्य की परंपरा से कोई सूत्र आते हैं तो वो सूत्र अपने आप में बड़े वो गौरवशाली हो ही जाते हैं।
है ना। आचार परंपरा से तो कोई भी बच्चा ना है, वो सभी गौरवशाली हो जाते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से अब ये समय तो हो गया है ना। और देखो एक आध सूत्र और देख लो। ये हो गया गुण पर्यायवान द्रव्य है। फिर अगला सूत्र 29वां, कालश्च, काल भी द्रव्य है। क्योंकि ऊपर 5 ही द्रव्य बताए थे ना, उनकी चर्चा की थी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। अब यहाँ कहते सुनो सुनो सुनो, काल भी द्रव्य है ना। ऐसे। चलिए, अब बाकी की चर्चा कल करेंगे। अब अभी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि समय हो गया है। पूछना है किसी को कोई प्रश्न? चलिए, विशुद्धि बेटा समझ में आ रहा है? अच्छा, विशुद्धि की तो फोटो लगा रखी है। चलो, हाँ बेटा, मम्मी से पूछो, मम्मी को भी आ रहा है समझ में? नहीं? अच्छा, हाँ आ रहा है। कहाँ है पापा, कहाँ है? बात कर रहा है। अच्छा, चलो, अभी आए मंदिर से। चलिए जिन वाणी स्तुति कर लेते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्।